नमस्कार, मैं चंचल बब्बर विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या √3 का निर्धारण तथा संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या √5 का निर्धारण। अब हमको अपरिमेय संख्या √3 का संख्या रेखा पर निर्धारण करना है। पुनः आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी अपरिमेय संख्या का जब संख्या रेखा पर निर्धारण करना है तो हमको एक समकोण त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा और किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये √3 जो है इसका मतलब ये भी क्या है, एक कर्ण है, अर्थात हमको एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है जिसके कर्ण का मान क्या आना चाहिए, √3 आना चाहिए। इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक हम समझ लेते हैं। √2 के केस में आसान था, लंब हमने 1 ले लिया, आधार भी हमने 1 ले लिया और 1 + 1 हमको 2 प्राप्त हो गया। पर √3 के केस में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहले हम समकोण त्रिभुज में ये पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट देख लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, ABC, B के सामने वाला हमारा कर्ण है। अगर हम ए कोण की बात कर रहे हैं तो आधार AB हो जाएगा और लंब BC हो जाएगा। कर्ण हमने AC का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC क्या है हमारा लंब को हमने 1 रखा है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दीजिएगा कि हम एक समकोण त्रिभुज तो जरूर बनाने वाले हैं और उस समकोण त्रिभुज का जो लंब का मान है हम सदैव 1 ही रखने वाले हैं। क्यों 1 रखने वाले हैं? इससे हमें बहुत आसानी होगी। कैसे आसानी होगी? आप इसको आगे ग्राफ पेपर पर देखेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि लंब का मान 1 रखने से हमको समकोण त्रिभुज को बनाना बहुत आसान हो जाता है। हमने सिर्फ किसका मान बदलना है, आधार का मान बदलना है। तो हमको 3 चाहिए, 3 के लिए हम 1 + 2 लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो √3 है उसका मान जब हम निकालेंगे तो वो किससे कनेक्टेड होगा, √2 से जरूर कनेक्टेड होगा। तो √2 के बाद √3 फिर उसके बाद √4 और √4 बराबर 2 होता है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद √5 √6 ये आपस में सभी क्या है, इंटर कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो √3 के लिए हमें √2 की भी सहायता लेनी पड़ेगी। किस प्रकार लेंगे हम ये देखते हैं। अब हम इसमें कि लंब तो हमने 1 रख दिया और जो हमने AB लिया वो हमने लिया √2 और उसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया। किस प्रकार 2 हो गया इसको समझ लेते हैं। √2 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 1/2 और उसकी भी घात 2 तो गुणा हो जाएगी। घातांक नियम के अनुसार घात के ऊपर घात होती है। यदि किसी संख्या में घात के ऊपर घात होती है तो उन दोनों घातों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो बिल्कुल इसी प्रकार √2 का मतलब 2 की घात 1/2 और उसकी भी घात 2 तो इन दोनों घातों की गुणा हो जाती है और 2 से 2 कैंसिल और 2 की घात 1 और 2 की घात 1 कितना होता है, 2 होता है और 1 का वर्ग 1 होता है तो 1 + 2 तो AC स्क्वायर या AC का वर्ग कितना आ गया, 3 आ गया। आपको बताया गया था कि ये जो वर्ग है जब इसको हमें हटाना होता है तो ये कहाँ चला जाता है, बराबर के दूसरी तरफ चला जाता है और बराबर के दूसरी तरफ ये किस में बदल जाता है, वर्गमूल के चिन्ह में बदल जाता है। तो AC बराबर हमारे पास आ गया √3 और AC क्या है, कर्ण, तो हमारे पास कर्ण का मान कितना आ गया, वर्गमूल 3। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमें कर्ण √3 किस प्रकार बनाना है।
एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाना है जिसका लंब हम कितना रखने वाले हैं, 1 रखने वाले हैं, और उसका आधार हम कितना रखने वाले हैं, √2 रखने वाले हैं। संख्या रेखा पर आप परिमेय संख्या √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। अभी आपको बताया गया कि √3 के लिए √3 एक समकोण त्रिभुज का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लेकिन उसके लिए लंब हमने फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स करा, उसकी भी चर्चा हम करते हैं। लंब का मान हमने 1 कर दिया और आधार कितना लेंगे हम, √2। तो सबसे पहले हमें आधार बनाना पड़ेगा और आधार वो हम पहले ही संख्या रेखा पर बना चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, आधार आ गया और आधार ये कितना है, AB, और ये AB कितना है हमारे पास, √2। अब आधार हमने AB यहाँ पर ले लिया √2 और वो इक्वल्स टू 1.4। उसके बाद हमने लंब ले लिया और लंब का मान हमने फिक्स किया हुआ है, 1 ले लिया। अब हम कंपास की सहायता से A बिंदु को केंद्र मानेंगे और AC त्रिज्या का चाप लगाने वाले हैं। यहाँ पर AC क्या है, हमारा कर्ण है और ये कर्ण का मान कितना है हमारा, √3। क्यों है √3, क्योंकि हमारा आधार कितना हो चुका है, AB बराबर √2। लेकिन ये जो लंब है हमारा, इसका मान हमने कितना लिया हुआ है, 1 ही लिया हुआ है। बिल्कुल जैसे हमने √2 में किया था, हमें AC त्रिज्या का चाप लगाना है और जैसे ही ये चाप संख्या रेखा को काटेगा बिंदु D पर, हमको AD प्राप्त हो जाएगा और AD का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको √3 प्राप्त हो जाएगा। यह तो तय है कि जो ये D बिंदु प्राप्त हुआ है ये B के बाद प्राप्त हुआ है और 2 से पहले प्राप्त हुआ है, अर्थात √3 का मान भी 1.4 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा। इसको भी हम नाप लेंगे और नापने पर यह हमारे पास √3 का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। ग्राफ पेपर लिया, इस ग्राफ पेपर पर सबसे पहले हमने संख्या रेखा को लिखा। वही अब हम स्केल क्या करने वाले हैं, बदलने वाले हैं, क्योंकि हम एक समकोण त्रिभुज बनाने वाले हैं जिसका साइज बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो, ना हमारा चित्र बहुत छोटा बने और ना हमारा चित्र बहुत बड़ा बने। और उस समकोण त्रिभुज का लंब 1 होगा और उस समकोण त्रिभुज का आधार √2 होगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि √3 के लिए हमको √2 के मान की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम सबसे पहले √2 बनाएंगे। √2 बनाने की विधि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। यहाँ पर आपका 0 है और हमने कितने खाने लिए थे, 1 2 3 4 5। हमने 50 खाने या 5 वर्ग लिए थे जिसको हमने 1 कहा। इसी प्रकार हमने बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 फिर 2 लिखा। इसी प्रकार हम 3 लिखते हुए हमने अपने स्केल को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो हमारा पैमाना आ गया और उस पैमाने में हमारा क्या है, ध्यान दीजिए, 50 खानों को हमने किसके बराबर मान लिया, 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया। तो सबसे पहले हम √2 वाला त्रिभुज बनाएंगे कि हम सबसे पहले वही A और यहाँ पर हमने क्या लिखा, AB हमने 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। उसके बाद हमने लंब भी कितने सेंटीमीटर का बनाया, 1 सेंटीमीटर का ही बनाया। C बिंदु प्राप्त हुआ। फिर हमने AC कर्ण मिलाया और AC कर्ण √2 के बराबर हमको प्राप्त हुआ। हमने प्रकार की सहायता से बिंदु A को केंद्र मानते हुए AC त्रिज्या लेते हुए चाप लगाया, जो कि 20 खानों के बाद हमको यहाँ पर C से जैसे ही चाप लगाया हमको यहाँ पर D बिंदु प्राप्त हुआ, 20 खाने, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमको √2 का मान कितना प्राप्त हुआ, 1.4 सेंटीमीटर। A से लेकर D तक की दूरी हमको प्राप्त हुई। अब पुनः हमको एक समकोण त्रिभुज का मान ज्ञात करना है, उसका आधार √2 लेना है, अर्थात A से लेकर D तक की दूरी आधार हो जाएगी और D से हम लंब बनाएंगे और यह लंब जो है हमको यहाँ पर यह लंब बनाएंगे D से होता हुआ और हमको यहाँ पर E बिंदु प्राप्त होगा। ED जो है हमारा लंब हो जाएगा और A से लेकर E तक की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, कर्ण, और उसका मान कितना हो जाएगा, A से E
ए से ई तक की दूरी √3 हो जाएगी और हमारा नया समकोण त्रिभुज बन जाता है EDA, जिसमें कर्ण का मान √3 है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमने √2 में किया था, प्रकार की सहायता से ए को केंद्र मानते हुए, ए त्रिज्या लेते हुए हम एक चाप लगाएंगे। और जब हम यह चाप लगाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि यह चाप यहां पर, यह चाप संख्या रेखा को किस बिंदु पर काट रहा है? F बिंदु पर काट रहा है। तो हम 1 से कितने खाने आए कुल वह गिन लेते हैं। तो 10, 20, 30, 40। अब हम A बिंदु को केंद्र मानते हुए, A त्रिज्या लेते हुए एक चाप लगाएंगे और वह चाप जो है यहाँ पर हमको बिंदु F पर काटता है। और वह चाप, अब हम A बिंदु को केंद्र मानते हुए, A त्रिज्या लेते हुए एक चाप लगाएंगे और यह चाप जो है संख्या रेखा को बिंदु F पर काटता है। तो यहाँ पर आप कहाँ पर काटता है देखते हैं हम। यहाँ पर चाप काटता है तो यहाँ पर हम बिंदु F लिख देंगे। संख्या रेखा को बिंदु F पर काटता है यह चाप। अब आप ध्यान से देखिएगा, 1 के बाद F तक कितने खाने हैं गिन लेते हैं। 10, 20, 30। 30 के बाद हमको 5 खाने और प्राप्त हो रहे हैं। अतः OF दूरी जो है वो 1 के बाद कितने खाने प्राप्त हो रहे हैं? 35 खाने हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो हम 35 खानों को सबसे पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे। OF दूरी हमारी √3 के बराबर है, जिसमें √2 यानी कि 1.4 का मान तो आएगा ही, प्लस D से F तक के खानों का मान भी √3 का मान प्राप्त करने के लिए हमको 1 के बाद कितने खाने गिने हमने? 1 के बाद हमने जब खाने गिने 35 खाने हमको प्राप्त हुए। तो √3 का मान हमको कैसे प्राप्त हुआ? 1 तो है ही हमारे पास, प्लस उसमें कितने खाने और जुड़ रहे हैं? 35 खाने और जुड़ रहे हैं। तो 1 के बाद कितने खाने? 35 खाने। इन 35 खानों का मान हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? जैसे हमने √2 में कन्वर्जन किया था, 50 खाने बराबर 1 सेंटीमीटर और 1 खाना बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1/50 सेंटीमीटर। और हमको कितने खाने गिने हमने? 35। तो 35 खाने हमारे कितने हो जाएंगे? गुणा हो जाएगी 35/50 सेंटीमीटर। 35 को बीच में रखकर या हम 5 का टेबल भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम नहीं जाता डेसिमल और 0 और कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स हमारा 350 पे जाता है। तो हमारे 35 खानों का मान कितना आ गया? 0.7। तो 1 सेंटीमीटर में अब क्या हो जाएगा? √3 बराबर 1 सेंटीमीटर तो था ही, उसमें 0.7 और ऐड हो जाएगा और हमारे पास 1.7 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात √3 का मान हमको कितना प्राप्त हो रहा है? 1.7 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम जो पैमाना मान रहे हैं उस पैमाने के अनुसार हमको अपना आंसर जो भी हमको प्राप्त हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? पैमाने के अनुसार बदलना पड़ेगा। इसी प्रकार √5 को आप देखिए, फिर समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर आधार हमने कितना ले लिया है? यहाँ पर आधार हमने 2 ले लिया है। तो यहाँ पर बहुत आसान है कि हमारे पास आधार 2 है और लंब 1 है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमने √2, √3 में चाप लेते हुए और वो चाप, वह चाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काट रहा है, हमको अपना कर्ण का मान या अपरिमेय संख्या का मान प्राप्त हो जाता है। हमने चर्चा की संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या √3 और उसके बाद √5 का निर्धारण। वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। इस बात की चर्चा हम गणित की पहले की कक्षा में कर चुके हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है।
साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। इस बात की चर्चा हम गणित की पूर्व की कक्षा में आपसे कर चुके हैं। तथा हमने यह भी देखा कि हमने संख्या रेखा पर √2, √3 जो कि अपरिमेय संख्याएं हैं, उनका निरूपण किस प्रकार किया जाता है, हमने यह सीखा। उससे पूर्व की कक्षा में हमने संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपित करना सीखा। अतः संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्या को भी प्रदर्शित कर सकते हैं और अपरिमेय संख्या को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन कहा जाता है, क्योंकि संख्या रेखा पर हम अपरिमेय संख्या को भी प्रदर्शित कर सकते हैं और परिमेय संख्या को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मूल्यांकन। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या लिखा है इस प्रश्न में? सभी धनात्मक पूर्णांक। और आप धनात्मक पूर्णांक जानते हैं, +1, +2, +3, +4, +5। बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक हैं, लेकिन हमको कोई एक उदाहरण हमको यहाँ पर देना है। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? उदाहरण देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम धनात्मक पूर्णांक 4 लेते हैं और उसका वर्गमूल लेते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय भी हो सकते हैं और परिमेय भी हो सकते हैं। और जिनके परिमेय हो सकते हैं उनका उदाहरण आप दे सकते हैं √4। √4 के बाद आप क्या दे सकते हैं? √9। √9 का मान कितना होता है? 3। तो इस प्रकार हमारे पास बहुत से उदाहरण है, लेकिन हमको एक ही उदाहरण देना है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं, सत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, पूर्व की कक्षा में आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताया गया था और उस रिप्रेजेंटेशन से आपको बहुत मदद मिलेगी कि ये जो कथन है सत्य या असत्य सिद्ध करने में। और अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं इस बात को कि वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। यानी कि अपरिमेय संख्या क्या है? एक वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। परंतु वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। यहाँ पे सेकंड वाला जो इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसको देखिए। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। आप जानते हैं संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। संख्या रेखा को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने क्या लिखे थे? धनात्मक पूर्णांक, जिनको आप प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। लेकिन उसके बाईं तरफ हमने क्या लिखे थे? ऋणात्मक पूर्णांक। तो अगर यदि हम संख्या रेखा का, उन्होंने कहा प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, तो यदि हम किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना चाहें, जैसे हमने -2 लिख दिया, तो क्या हम किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? नहीं, हम किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर केवल धनात्मक संख्याएं ही नहीं होती, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो इस प्रकार आप इस मूल्यांकन में जो भी प्रश्न दिए हैं उन सभी प्रश्नों को स्वयं के द्वारा हल कीजिएगा। गृह कार्य 1/2, 10/3 इस तरीके की देखिए कुछ P/Q के रूप में परिमेय संख्याएं लिखी हैं। अब आपको क्या करना है? आप सभी को भाग करना आता है, आप भाग कीजिए और भाग करते समय इनके दशमलव प्रसार को ध्यान से देखिए। क्या कोई आपको पैटर्न प्राप्त हो रहा है? भाग करते समय ऐसा होगा कि कुछ संख्याओं में आपको शेषफल भाग करते समय ऐसा होगा कि आपको कभी तो शेषफल 0 प्राप्त हो रहा होगा और किसी स्थिति में आपको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा होगा।
तो आप इस चीज पर ध्यान दीजिए कि किस स्थिति में तो आपको शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है और किस स्थिति में आपको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा। और इस चीज को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये ध्यान देंगे कि इन संख्याओं में ये जो हर लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमारा 2 हर है, यहाँ पर हमारा 8 हर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमको कोई शर्त भी प्राप्त हो रही है और वह शर्त किस रूप में हो सकती है उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और इन संख्याओं का दशमलव प्रसार जब आप निकालेंगे, और हमने कहा पाई का दशमलव प्रसार, और पाई का दशमलव प्रसार कितना होता है, ट्रिलियंस तक फैला हुआ है। तो ये जो परिमेय संख्याएं आपको दी हैं और पाई का जो दशमलव प्रसार है, क्या आपको कोई इनमें अंतर महसूस हो रहा है? ये सब आप गृह कार्य में करिएगा। References NCERT textbook for text and pictures. The links are mentioned with the pictures taken from other sources. आज हमने गणित की इस कक्षा में जो भी चर्चा की आपको समझ में आया होगा। गृह कार्य को करने में आपको अवश्य ही आनंद आएगा और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको उसमें मिलेगी, जिसकी चर्चा हम गणित की अगली कक्षा में आपसे करेंगे। धन्यवाद।